कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार, नितेश टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। नाना करते हुए भी नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे खुल गए और इतना ही नहीं, नीतीश और बीजेपी ने फिर से मिलकर सरकार भी बना ली। जी हां, बिहार में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अब तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो गई है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ फिर एक बार एनडीए का दामन थाम लिया है और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। राजभवन स्थित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। बता दें, कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत का खेल जारी था। हालांकि सूत्रों के हवाले से नीतीश के पाला बदलने की अटकलें लगी हुई थी और आज सुबह नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दिया और फिर वो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जहां उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश कुमार का यह कदम उस इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है जिसके सूत्रधार वह खुद ही रहे थे। तो इस खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे न्यूज रूम लाइव वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमंग जी, जिस तरीके से बिहार की सत्ता में उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल सबकी जुबान में पिछले 2 दिनों से लगातार यह बना हुआ था कि बिहार की सत्ता में काबा। फिलहाल की स्थिति यह है कि बिहार में फिर से नीतीश बा। बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार में एक बार फिर से नीतीश बा। लेकिन इसे सिर्फ हम बिहार की राजनीति से जोड़ के नहीं देख सकते, इसे हम केंद्र की और देश की राजनीति से जोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो INDIA गठबंधन बना था उसके सिरमौर नीतीश कुमार बन चुके थे और बीजेपी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस इंडिया गठबंधन में ऐसी फूट डालने का या ऐसी टूट डालने का कि ये इंडिया गठबंधन फिर से अपना सर ना उठा सके। और उसी का जवाब इस तरीके से आया है कि अब इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, बिहार की भी हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं। और कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ तो देश जोड़ने के लिए निकले हैं, तो वहीं उनका इंडिया जो गठबंधन है वो लगातार टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। बहरहाल बिहार की अगर बात कर ले तो 17 महीने पुरानी सरकार आज एक बार फिर से गिर गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है, एनडीए गठबंधन में आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के हिसाब से जातीय समीकरण भी यहां पर साधा गया। अब कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में अब आने वाले समय में जो भी मंत्रिमंडल की जो शेप जो होगी वो किस प्रकार से होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं, पुरानी कहावत भी है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही हाल कहीं ना कहीं बीजेपी का है। सबसे बड़ी पार्टी जरूर है लेकिन सत्ता में नहीं थी और जरूरी था किसी एक दल के साथ में गठबंधन करना। और यहां पर हम जीतन कुमार मांझी और चिराग पासवान को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हें भी मनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, क्योंकि उन दोनों के साथ भी 17 महीने पहले बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक ऐसे मजबूत गठबंधन के साथ में उभर कर आए हैं बिहार के अंदर, जिसका असर कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो बीजेपी ने जरूर ऐसा कोई प्लान बना रखा होगा कि अब की बार आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की सोचते भी हैं तो वो ऐसा या तो ना कर पाए या बीजेपी अन्य दलों के साथ में एक मजबूत गठबंधन बना के रख सके। मारने की बात आपने कही। हालांकि देखा जाए तो जब गृहराज मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर कई बयान भी सामने दिए हैं। उन्होंने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जितने पलटू राम है उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल की स्थिति कुछ और है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने गठबंधन से अलग होने और इंडिया गठबंधन में दरार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि वो बीजेपी की ताकत को कम करके आंक रहे थे। हमने बीजेपी के साथ काम किया है, वो साधन संपन्न पार्टी है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जितना तामझाम होना चाहिए वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं था। सुनिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव
इंडिया गठबंधन के साथ था। आपके साथ आपके पास उमंग जी, हालांकि अगर बात कर ले, हम गिरिराज मंत्री की बात कर लेते कि किस तरीके से वो पलटू राम कहते हुए नीतीश कुमार को नजर आए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति ये है कि पलटू राम ना सिर्फ नीतीश है बल्कि तमाम जो पार्टी के नेता है, वो चाहे वो फिर बीजेपी की तरफ से बात कर ले, जिस तरीके से अमित शाह ने भी कई बयान दिए थे, फिलहाल ये स्थिति तमाम पार्टियों में नजर आ रही है, तमाम पार्टी के नेताओं में नजर आ रही है। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है, राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि अगर आपको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, अपनी सरकार बचा के रखनी है, और आने वाले समय में, क्योंकि अब सबको पता है 2024 का रण एक बार सबके सामने है, फरवरी या फिर मार्च के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी कहीं ना कहीं, तो बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के नॉर्थ रीजन पे पकड़ बना के रखना, और उसमें बिहार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं राजनीतिक परिदृष्टि के हिसाब से एक बड़ा राज्य है, और कहते भी हैं कि भारत की राजनीति कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से ही चलती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास है। हाल ही में अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास में है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास में पहले से है, तो ऐसे में बिहार के ऊपर बीजेपी की नज़र पहले से ही थी, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्लान जो पास हुआ है कहीं ना कहीं वो बीजेपी का हुआ है। इंडिया गठबंधन का प्लान फेल हुआ ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि इंडिया गठबंधन में फूट पहले से ही चल रही थी, तो काम जिसने किया है इस पूरी हम कह सकते हैं प्रक्रिया के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का थिंक टैंक है, जो वो सफल हुए हैं अपनी इस कार्य योजना में। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो फूट तो पहले से ही पड़ चुकी थी, ममता बनर्जी अलग हो चुकी हैं अपने पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण, मतलब माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान अकेले लड़ेंगे। फिलहाल की स्थिति यह है कि लालू और नीतीश का अध्याय बिहार में खत्म हो चुका है और बीजेपी के संग जा चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल भी लगातार बना हुआ है कि बार बार बेवफाई करने वालों से आखिरकार बीजेपी वफा की आखिरकार उम्मीद कब तक करती है। बहुत शुक्रिया उमंग जी आपका हमारे साथ बनने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपनी सियासी जमीन तराशने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर को राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए जीत की हैट्रिक और सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रही है। लेकिन बात अगर मरुधरा यानी राजस्थान की करें तो राजस्थान के सभी 25 सीटों पर दोनों दल जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अंदरूनी कलह जग जाहिर है और इसी वजह से पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ। बात अब यह उठती है कि क्या कांग्रेस सेमीफाइनल की हार से सबक लेते हुए लोकसभा के फाइनल पिच पर अपने नेताओं को एकजुट करने में कितना सफल हो पाती है। तो मिशन 25 को लेकर किस तरीके की स्थिति है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो तमाम जीत के दावे फिलहाल अभी से उसका दम भर रही है कि मिशन 25 उनके हाथों में ही है। राजस्थान की लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उस पर जीत का दावा ठोक रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो अंदरूनी कलह रही है, हालांकि वो अगर पहले से बात कर ले, वो फिर चाहे मानेसर कांड को लेकर कल भी हमने इसको लेकर जिक्र किया था कि किस तरीके से गहलोत और सचिन के बीच अभी भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में जीत के दावे भरना कितने हद तक सही? बिल्कुल चंदा, कहा जाता है कि ना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। हालांकि अब कांग्रेस में कितना बड़ा तूफान है ये एक देखने वाला विषय होगा। हालांकि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी और गांधीवादी पार्टी है, साथ ही साथ गांधी के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में सिर्फ 2 ही ऐसे चेहरे हैं जो मिशन 25 को कहीं ना कहीं पार लगा सकते हैं। उनमें मादा है, उनमें ताकत है। बात कर लें अशोक गहलोत की या फिर इधर से सचिन पायलट की। लेकिन हालांकि 2018 से अशोक गहलोत वर्सेस पायलट का जो सिर्फ फुटबॉल सामने आया है वो तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। हालांकि समय समय पर कहा जाता है कि राजनीति एक जो है वो संभावनाओं का खेल है, यहाँ पे सिर्फ संभावनाएं जताई जाती है। हालांकि महासंग्राम जो 2024 का है वो अशोक गहलोत के लिए, सचिन पायलट के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं आंका जा सकता। चुनाव जो हाल ही में हुए हैं, फिलहाल वहां पर कांग्रेस ने 70 का आंकड़ा पार किया, लेकिन वैसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जिन्होंने जीत हासिल की है उसमें सचिन पायलट के खेमे से ही नजर आ रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठना लाजमी है, चूंकि आप जमीनी स्तर पर भी रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता किसकी ज्यादा देखने को मिल रही है, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? देखिए चंदा, यहाँ पे कहा जा सकता है कि औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबान में झांका तक नहीं जाता। लेकिन
कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से जब लोकसभा माफी चाहता हूं, विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा हो रही थी, तब दोनों नेता एक दूसरे को कुर्सी ऑफर कर रहे थे। हालांकि कुर्सी पर सचिन पायलट नहीं बैठे। अब ये तस्वीर के सियासी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर राम नाम की आंधी चल रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वो चल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस आंधी में दिग्गज नेता टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, ये देखने वाला विषय होगा। दूसरी चीज ये कि क्या आप एक और तस्वीर देखिए कि सचिन पायलट एक टाइम पिछली सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली, उन्होंने अनशन पर वो बैठे, अपनी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के उंगली उठाई। तो ये जो सिर फुटबल है, क्या आला कमान इस सिर फुटबल को शांत कर पाएगा? हालांकि ऐसी तस्वीर अब तक तो निकल कर नहीं आई है। बड़े मंचों से भले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के हाथ मिला लें या गले लग लें, लेकिन मनभेद अभी भी बना हुआ है। अब इस मनभेद का कितना रिजल्ट 2024 के इन लोकसभा में निकल कर के आएगा, ये एक देखने वाला विषय होगा। चंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए। बहरहाल देखना वाकई अहम होगा कि राजस्थान में किस तरीके से सियासी समीकरण देखने को मिलते हैं। मिशन 25 में फिलहाल कांग्रेस तो लग चुकी है, लेकिन आगे की स्थिति, आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या कुछ होती है, वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बूंदी पहुंचे। शिवपुरिया के बापड़ी देवलाल चांदना के शोक संवेदना कार्यक्रम में पहुंचे। नैनवा रोड सुदामा सेवा संस्थान वृद्धाश्रम पर विधायक हरिमोहन शर्मा की अगुवाई में टीकाराम जूली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालों से स्वागत किया। साथ ही लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत करवाया। इस दौरान नगर परिषद सभापति मधु नवाल, कांग्रेस नेता सतेव शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज डिडवाना दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में मकराना के विधायक जाकिर हुसैन, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और डिडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर धर्म और जाति की राजनीति को बढ़ावा देने और मूल मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। उधर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने पर डोटासरा ने कहा, वे पलटू राम है, बार बार पलटना उनकी फितरत है। जगह जनता का मुद्दा है, वहां के ऊपर सुनवाई करा, 150 सांसदों को निकाल दिया, कुछ सुनने वाला नहीं। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि लोकसभा में गलत आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। ये गलत आचरण नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि ये जनता की आवाज है। जनप्रतिनिधि, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि नुमाइंदे होते हैं, वो जाकर के जनता जो महसूस करती है वो बात वहां पर अपनी बात रखते हैं। और अगर वहां पर बैठे हुए एमपीज अपनी सुरक्षा की बात भी वहां पर लोकसभा में और राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये देखने का विषय है, पत्रकारों को भी देखने का विषय। वो तो पलटू राम है, चले गए क्या है। वो तो दिल्ली में बैठे बैठे जो दिल्ली में बीजेपी के आका हैं, वो यही तो काम करते हैं। पहले महाराष्ट्र में गिराई थी, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में गिराई थी, मणिपुर में आपने देखा ही होगा, राजस्थान में भी चेष्टाएं हुई, वो कामयाब नहीं हो पाए। अब लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही है, पूर्ण बहुमत नहीं आ पा रहा है, तो ये लोग करेंगे। भीषण जल संकट से जूझ रहे पिलानी शहर में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से अपने हक के पानी के लिए 22 जनवरी को शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान महज एक सप्ताह में ही आवाम की आवाज बन गया है। एक सप्ताह में शहर के विभिन्न वार्डों में सैकड़ों नागरिकों ने हस्ताक्षर कर जल के लिए संघर्ष को अपना समर्थन दिया। जल संघर्ष समिति के संयोजक पार्षद राजकुमार नायक के नेतृत्व में कस्बे के वार्ड नंबर 26 और लक्ष्मी कॉलोनी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। खबर ब्यावर के मेवाड़ी गेट से है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने सायखा ताकिया मदरसे के पास बिजली के खंभे पर लगे भगवान राम के पोस्टर को फाड़ दिया और मदरसे में ले गए, जिसके बाद लोगों ने थाने जाकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने उठा लिया है और पुलिस उन दोनों युवकों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। भगवान श्री राम का एक बैनर सरकारी विद्युत खंभे पर लगा हुआ था
ये मेवाड़ी गेट के पास एक बहुत ही विवादित जगह है जिसको पूरा शहर साई के तकिए के नाम से जानते हैं। उसमें से रात को 12:30-1 बजे के लगभग एक युवक आता है। एक युवक पहले ही बाहर से खड़ा है एक्टिवा लेकर, दोनों मिलकर प्रभु श्री राम के बैनर को उखाड़ के ले जाते हैं अंदर। और हमें ये जानकारी मिली है शहर में शांत प्रिय शहर के अंदर इस प्रकार के जो एक षड्यंत्र रच करके और जातीय दंगा भड़काने का जो कार्य किया गया है, जिन लोगों के द्वारा बहुत घृणित कार्य हैं। ब्यावर में 36 जात के लोग रहते हैं, सभी हमेशा भाईचारा के रूप में बना के रहते हैं। कुछ उत्पाती लोग किसी भी जाति विशेष के हो सकते हैं, वो इस प्रकार का कृत्य करने का घृणित। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ शहर के गायत्री मंदिर में देव दर्शन कर आज अपने दौरे का आगाज किया है। इसके बाद झालरापाटन स्थित सरस डेयरी प्लांट में पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले दूध दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में दूध पालकों और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथानुसार किसानों की आय डबल होना चाहिए। हमारे झालावाड़ में पिछले 20 से 25 साल में किसानों की जिंदगी बदली है, उनकी आय डबल हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय नदी जोड़ो अभियान शुरू किया गया था। काली सिंधु, पार्वती और चंबल हमसे सटी हुई नदियां हैं। इन नदियों का दोनों राज्यों को लाभ मिलता आया है, मगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इन प्रोजेक्ट को रुकवा दिया था। यादव ने कहा कि भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, उज्जैन, देवास की पानी मिलेगा। दिल्ली तक MOU पूरा होगा। उन्होंने कहा इस समस्या के सुलझने से पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में लाभ होगा। भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है। और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया और इसकी DPR बनाने का काम भी उसमें हुआ। मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बरसों पुराना उलझा मुद्दा जिसके कारण से दो राज्यों की बड़ी आबादी वर्षों से विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के विकास की भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंध, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त रूप से डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जब इंडिया गठबंधन बना तब हमने कहा था वैचारिक विरोधाभास के कारण यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। वे केवल हमारे हमारे पीएम मोदी को निशाना बना रही हैं। आप केवल किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए एक गठबंधन नहीं बना सकते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेता है, उन्होंने पूरे वैश्विक समुदाय को प्रेरित किया है। जहां से राहुल गांधी गुजरेंगे वहां से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति नहीं हैं। When India Alliance was formed, we told everyone that this is a short-lived alliance. This alliance will not live long because of ideological contradiction. Their only target was Prime Minister Narendra Modi. You cannot form an alliance only to oppose an individual. Today, Prime Minister has become a world leader. He inspired the entire global community. The disintegration of India
will prove or disintegrate. दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक धन सिंह जी के जन्मदिन शताब्दी समारोह मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनका संदेश दोहराने और हर जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अपने उद्बोधन में शेखावत ने कहा कि धन सिंह जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। वो विचार रूप में हम सब के बीच में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उस विचार को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इसी बीच उन्होंने देर से पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भाजपा पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने देर से पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और कहा कि आजकल फ्लाइट में चढ़ने से लेकर उतरने तक पीएम मोदी की इजाजत लेनी पड़ती है। मोदी सरकार हमेशा ही हमें परेशान करती आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर खड़गे का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। मुझे गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई, आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी। तो 4 परमिशन हो गए, एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई, मेरे से भी थोड़ी देरी हो गई और वो तो हमेशा। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।